कमज़ोर न रह जाऊँ। मुझे एक आत्मनिर्भर बनाने के लिए उस समय मेरी मम्मी को इस प्रोसेस से, कुछ एबॉर्शंस के इस प्रोसेस से गुजरना पड़ा, जो उन्होंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया था। वहाँ पर साईं बाबा मेरा हाथ पकड़कर पहले मुझे मेरा हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं। उनके एक हाथ में लालटेन है, एक हाथ से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और एक बहुत लंबी काली अंधेरी सुरंग से हम लोग जा रहे हैं। और जहाँ वो सुरंग ख़त्म होती थी वहाँ साईं बाबा गायब हो गए। और जब मैंने चारों तरफ देखा तो मुझे एक चट्टान के ऊपर एक बाबा वाइट लंबी दाढ़ी वाले वाइट कपड़े पहने हुए बांसुरी बजाते हुए मिले। अब मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझसे सवाल कर रहा है, कौन है ये बाबा, क्या मैं इन्हें जानती हूँ? नमस्ते। पीएमसी हिंदी पर आत्मा की यात्रा की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच एक लेखिका, एक कवयित्री, व्यवसायी, समाज सेविका, बहुमुखी प्रतिभा वाली कविता गुप्ता जी उड़ीसा से हैं। नमस्ते कविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आत्मा की यात्रा में। बहुत बहुत धन्यवाद। रादर मैं कहना चाहती हूँ पीएमसी को, राधिका को, पीएमसी की पूरी टीम को, मुझे ये इतना सुंदर मौका देने के लिए, और इसे मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ जब इस आत्मा की यात्रा के माध्यम से मैं भी दोबारा उन बचपन की गलियों में, अपने अतीत में और अपनी इस आत्मा की इस जन्म की यात्रा में खुद को दोबारा देखने का प्रयास करूंगी और अपने वो अनुभव, वो क्षण, वो पल जो मैंने जिए हैं वो आप सबके साथ शेयर कर पाऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। कविता जी, आप इतनी बहुमुखी प्रतिभा वाली, लेकिन बचपन में ऐसी क्या बात थी कि आपके अंदर ये हीन भावना आ गई, लड़की होने की हीन भावना? क्या कारण था? राधिका, ये हर मेरे को लगता है आई एम बॉर्न इन 1967 और वो उस टाइम का था जिस तरह का मेरे परिवार का परिवेश था, ये मेरे ही शायद अंदर की मेरी ही अपनी कमज़ोरी या मेरा ही अपना बिलीफ था जो बाद में क्लियर हुआ। जबकि मेरे मम्मी पापा की तरफ से शायद ऐसा कोई भेद नहीं था, पर ये मैंने ही अपने अंदर, जैसे हमारे अंदर कोई होता ना कि बीइंग द फोर्थ चाइल्ड, बीइंग द थर्ड डॉटर, जहाँ 6 बुआएं थीं, जहाँ लड़कियों को और लड़कों के बीच में मुझे नज़र आता था। अगर अभी मैं आज अपनी मम्मी से बात करूं और बोलूं तो वो हर्ट हो जाती है इस बात से कि नहीं बेटा, मैंने कभी इस तरह का भेदभाव नहीं किया। बट शायद जाने अनजाने, अनइंटेंशनली भी उस समय का या उस समाज का परिवेश ऐसा था कि ऐसा था, चाहे हम आज इस बात को कितना नकारें, पर ये बात थी। कहीं ना कहीं एक फ़र्क था लड़के में और लड़की में, और ये हम देखते थे। बीइंग अ गर्ल माई सेल्फ, मैं उस चीज़ को क्योंकि फेस करी तो मुझे ये ऐसा कहीं ना कहीं लगता था कि शायद मैं अनवांटेड चाइल्ड हूँ, क्या फोर्थ चाइल्ड, क्योंकि वो टाइम था जब गवर्नमेंट की तरफ से, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, संजय गांधी जी की तरफ से परिवार नियोजन की स्कीम आ रही थी। वो टाइम था जब मेरे भाई के स्कूल में नसबंदी करने के लिए आ गए थे और बच्चों को स्कूल की दीवारें फांद के भागना पड़ा। तो ये समझ में आ रहा था शायद परिवार में 5 भाई बहन होना गलत है या ख़राब है या उतना वांटेड नहीं है। सो क्योंकि हमको इस तरह का फीडबैक मिल रहा है, मेरी एज का मेरा भाई आके बता रहा है कि स्कूल में हम ऐसे भागे, हम 2 हमारे 2, ये स्लोगन जगह जगह दीवारों पर लिखा हुआ दिखता था। तो लगता था शायद क्या मैं फोर्थ चाइल्ड, कि एम आई अनवांटेड। सो मैं ये अंदर अपने ही मैंने इस चीज़ को लिया, बट परिवार की तरफ से डेफिनेटली शायद नहीं था, ये मेरी ही सोच थी। इस सोच के कारण आप लड़कों जैसी रहने लगी, और क्या क्या आपने अपने अंदर बदलाव किया ताकि आप अपने अंदर के महत्व को समाज पर जाहिर कर सकें? जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसा था बचपन से मैं तीसरी जैसे बेटी थी, तो जो 2 बड़ी बहनें मेरी थी वो दोनों बहुत इंटेलिजेंट भी थी, बहुत प्रतिभाशाली भी थी। आप सब जानते हैं आशा गुप्ता जी को, वो मेरी बड़ी बहन है, सबसे बड़ी वो सिस्टर है। सेकंड नंबर पे मंजूषा जी हैं, वो भी दिल्ली में ही है। मेरा पूरा पीहर, पूरा परिवार दिल्ली में ही है, सिर्फ मैं हूँ जो दिल्ली से बाहर हूँ। सो उस समय जब मेरे को ये दिखता था कि 2 बेटियाँ और वो दोनों, तो मुझे कहीं ना कहीं, और मैं फिज़िकली बड़ी वीक थी, मैं फिज़िकली कमज़ोर थी, और मुझे हर वक्त जैसे यही कमेंट सुनने को मिलता था, अरे बड़ी कमज़ोर है, अरे बहुत पतली है,
अरे ऐसे तो मुझे वो इन्फीरियर। और वो उसके पीछे और भी एक बहुत बड़ा राधिका रीज़न था कि जब मैं 9-10 महीने की थी तब मैं बीमार पड़ गई थी, और उसकी वजह से मेरे पैरों में इतनी कमज़ोरी आ गई थी कि डॉक्टर ने कहा था इस बच्चे को पोलियो हो जाएगा। और तब मुझे याद है अभी भी कि मेरी मम्मी कैसे मुझे गोदी में उठा कर के हॉस्पिटल लेकर जाती थी, और मैं पैरों में एक लंबे पूरे थाइस तक यहाँ लंबे शूज़ पहनती थी, और उन शूज़ को पहनकर मुझे चलवाया जाता था। डॉक्टर के पास जाते थे, मम्मी मेरा दिन में 2-3 बार मालिश करना। और क्योंकि मैं कमज़ोर थी तो वो टाइम था जब पापा ये चाहते थे कि हम लोग वेजिटेरियन हैं बचपन से, सो पापा को लगता था ये कमज़ोर है तो अंडा खिलाया जाए इसको, और मैं उस अंडे को बिल्कुल खाने के लिए तैयार नहीं थी। मतलब उसको देख कर के मुझे वॉमिटिंग होती थी, मुझे एकदम मैंने अंदर से मेरे आता ही नहीं था कि मुझे ये खाना है। जबकि मेरे बाकी भाई बहनों ने वो खुशी से खाया। पापा पोस्ट डायरेक्ट बोलते थे उसका येलो पोर्शन खाओ, इसमें प्रोटीन है। बाकी सब खा लेते थे, सिर्फ मैं ही नहीं खाती थी। अगर ज़बरदस्ती उनकी डांट के डर से मुंह में डालती भी थी तो उसको इमीडिएट बाहर जाके स्पिट करके थूक कर आ जाती थी कि मुझसे नहीं खाया जाएगा अंडा और मैं नहीं खा पाऊंगी। चाहे मैं जो भी हूँ, मैं वीक भी हूँ फिजिकली, बट मेंटली ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था राधिका। जब मुझे ये समझ में आया कि जीवन चैलेंजेस भरा है, संघर्षपूर्ण है, अगर मैं कमज़ोर हूँ भी फिजिकली तो मैं अपने आप को प्रूव कर सकती हूँ और मैं वो कर सकती हूँ। तब मैंने विद द ग्रेस ऑफ गॉड, मम्मी की मेहनत और कहीं ना कहीं मेरा आत्मबल, ये करके दिखाने के लिए कि हाँ मैं कर सकती हूँ, इसके पीछे डेफिनेटली मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल था। उनकी अपब्रिंगिंग, उनका दिया हुआ कॉन्फिडेंस, उनकी वो हर शिक्षा, उनकी वो हर बात, उसने मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस भरा। जब मुझे ये समझ में आया कि मैं इन सब से जूझ सकती हूँ, इन सब चीज़ों को ओवरकम कर सकती हूँ, और मैंने अपने पैरों को भी ठीक किया थैंक्स टू। यहाँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अपनी मम्मी को अपने हृदय से नमन करती हूँ और थैंक्स करना चाहती हूँ उनकी हर उस प्यार के लिए, उस देख रेख के लिए जो इस कविता को बनाने में, उनका हर दिन हर पल उन्होंने जितना मुझे प्यार किया है, उसके लिए मैं मम्मी की जितना भी धन्यवाद करूं वो शायद कम होगा। माता पिता का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। आपकी माँ आर्य समाजी थी, पिताजी मूर्ति पूजा में थे, आप किस में थी? ये भी बहुत प्यारा राधिका, ये भी हम लोगों के लिए, हम सब भाई बहनों के लिए ओपन, मतलब हम लोग को दिखता था। और हमारे घर में रिलीजन के बारे में इतना डिस्कशन नहीं होता था, उससे ज़्यादा प्रैक्टिकली हमको दिखता क्या था। जैसे मम्मी का रोल होता था कि शाम को 6 बजते के साथ ही कितना होमवर्क है या खेलना है, जो भी तुम कर रहे हो, सारे काम को वहीं की वहीं फुल स्टॉप लगा दो, बंद करो, और यहाँ सबको बैठ कर के भजन करना है, भगवान का नाम लेना है, संध्या करनी है और कहानियाँ सुननी है। मम्मी हमको उस आधे घंटे के बाद एक पूजा भजन का एक सेशन होता था जिसमें मम्मी उसके बाद हमें अच्छी किताबें पढ़ के सुनाती थी या कोई ना कोई कहानी सुनाती थी, और वो हर कहानी शिक्षाप्रद होती थी, उसके पीछे कोई ना कोई मॉरल वैल्यू होती थी। और वो मैं समझती हूँ हम सब भाई बहनों के चरित्र के निर्माण में उसका बहुत बड़ा रोल था। सो मम्मी का ये काम था, और पापा का क्या बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था, एक जो प्रैक्टिकल हम सब के अंदर एक पूरे यूनिवर्स के प्रति प्यार, एक कंपैशनेट हार्ट, वो होने के लिए पापा का हम सुबह सुबह जैसे उतना वो ध्यान रखते थे। हम गर्मियों की छुट्टियां 2 महीने हमारी छुट्टियां हुआ करती थी, तो हम शांतिवन सुबह 5 बजे उठ करके जाते थे। तो पापा का ये रहता था कि सुबह चींटियों को खिलाने के लिए बूरा नारियल का पाउडर, आटा वो मिला के लेके जाएंगे, बतखों को खिलाने के लिए ब्रेड लेके जाएंगे, मछली के लिए हम सब भाई बहन मिलकर आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाते थे, कबूतरों को बाजरा खिलाया जाएगा, सांड के लिए चने की दाल भिगोई जाएगी, गाय को खिलाने के लिए रोटियां बनेंगी, कुत्ते की अलग रोटी, कौवे को शक्करपारे पसंद हैं। मतलब हर जानवर जो हमें नज़र आता था, उस हर जानवर के बारे में पापा सोचकर वैसा खाना लेकर आते थे। और ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता था कि हर रोज़ एक बैग भर करके हम वॉक करने जाते हैं तो वो खिलाएं। बंदरों को क्या पसंद आता है, बंदरों को खाना खिलाना है। सो ये एक जो नेचर के प्रति प्रेम, जब हम जाते थे उन नेचर को देखना, पापा बोलते थे देखो फूल कितने सुंदर हैं, देखो तितली कितनी अच्छी है, ये नदी, ये पॉन्ड, इस नेचर के प्रति जो प्रेम हमारे अंदर जगा और हर प्राणी के प्रति वो जो प्रेम का भाव जगा, परमात्मा के प्रति जो एक थैंकफुलनेस, एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग,
वो सब मम्मी के भजनों से और पापा के ये प्रैक्टिकल इस एक्सरसाइज ने हमारे को बचपन में वो बहुत बड़े बड़े पाठ जो लोगों को पढ़ने में कई कई सालों लग जाते हैं, बड़े मेहनत करनी पड़ती है, हमें वो स्वाभाविक रूप से बहुत आसानी से मिल गया था। जीवन बार बार एक नई चुनौती आपको दे रहा था। शादी के बाद भी बहुत सी चुनौतियां आपने देखी। एक छोटी उम्र में शादी हो जाना, नए शहर में जाना, वहाँ सब कुछ अलग था। जैसा आपने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था। तो कैसे आपकी यात्रा आगे बढ़ी? क्या हुआ? यस सारिका, मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी और मैं जब 17 ईयर्स की थी तब मेरे हस्बैंड ने मुझे देखा था और उन्होंने मुझे, तब हमारी कटक में मुझे जाना है शादी होकर, मुझे नहीं पता था, उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया। इट वाज लव एट फर्स्ट साइट और उनको मैं बहुत पसंद आई थी और फिर हमारी शादी हुई। उस टाइम मैं सिर्फ 19 ईयर्स की थी जब मेरी शादी होकर मैं कटक आई थी। सो कटक में मैं कुछ साल रही और कटक की लाइफ मेरे लिए बहुत संघर्षपूर्ण फिर क्यों थी, क्योंकि वहाँ पर मुझे कटक मालूम भी नहीं था कि स्टेट में है और लाइफस्टाइल आप समझ सकते हो दिल्ली में जहाँ हम लोगों को बहुत फ्रीडम थी और मैं एक बहुत ही स्वच्छंद टाइप की, बहुत ही फ्री टाइप की लड़की थी और यहाँ पर एक मारवाड़ी कम्युनिटी में आना जहाँ पे बहुत कंजर्वेटिव फैमिली थी और लैंग्वेज का फ़र्क था और परिवेश का फ़र्क था और मेरी मदर इन लॉ जो थी वो 15 सालों से बेड रिडन थी। उनको मेंटली उनको मैंने साइकोलॉजिकल बीमारी थी। शी यूज़ टू हैव हेलुसिनेशंस कि कोई भूत आ जाएगा या शायद कोई और आ जाएगा या कोई है या किसी ने मुझ पर कोई टोटका कर दिया। उनको एक अजीब सी तरह की उनकी मेंटल स्थिति थी। ऐसे में उनको संभालना, उस घर को संभालना, मेरे हस्बैंड सबसे बड़े हैं, उनके छोटे भाई 2 और पापा जी वॉज रिटायर्ड। मेरे हस्बैंड जो थे वो ही वॉज द ओनली अर्निंग मेंबर। 25 इयर्स में उन्होंने काम भी पूरा अपना ज़ीरो से स्टार्ट किया था। ऐसे में बहुत बड़ा फाइनेंशियल चैलेंज, बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल चैलेंज, एक मेंटल ट्रॉमा, एक इस तरह का जहाँ जबकि हमारे वहाँ पर भी घर में, चाहे हम लोगों ने दिल्ली में भी बहुत सारे नौकर चाकर नहीं थे बट फिर भी क्योंकि हम लोग मिलकर काम करा करते थे, बट यहाँ सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझ पर आ गई थी। पूरे घर को संभालना और मम्मी जी को संभालना और मेरे हस्बैंड क्योंकि काम के सिलसिले में बाहर रहते थे काफ़ी, तो उनका ध्यान रखना, उनके काम का ध्यान रखना और कहीं ना कहीं क्योंकि मेरी पढ़ाई बीच में छूट गई थी, मैं सिर्फ सेकेंड ईयर में थी, मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो ये एक जो वैक्यूम था अंदर कि मैं पढ़ नहीं पाई, मेरे को पढ़ाई पूरी करनी थी। एंड आई वाज सो फॉर्चुनेट, मेरे फादर इन लॉ ने मुझे उस समय बहुत, उनसे मुझे प्यार मिला, उन्होंने मुझे अलाउ किया कि मैं अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर पाऊँ और मैंने अपनी पढ़ाई आगे परस्यू की और मैंने अपना डिप्लोमा बिज़नेस मैनेजमेंट में कंप्लीट किया और वो जो कुछ भी मैं करना चाहती थी वो करने के लिए मुझे अलाउ किया मेरे हस्बैंड ने। मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, अपना काम करना चाहती थी, पर उसमें टाइम लगा। इंस्टेंटली वो कुछ नहीं हुआ क्योंकि शुरू के जो साल थे वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट थे अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। फिर बच्चे हो गए, मेरा बेटा और मेरी दिव्या। व्हेन आई वाज 28-29 दिव्या वाज बॉर्न और मेरा बेटा, आई थिंक मैं 20 ईयर्स की थी, 22 मेरा बेटा बॉर्न हो गया था। और उस समय तब जब मैंने कटक में मैं आई थी और मैं अकेली थी और दिल्ली को याद करती थी, वो समय था जब कविता के अंदर से कविता ने जन्म लिया। वो समय था जब मैंने पहली बार कविताएं लिखी और शायद मैं समझती हूँ वो जो दुख का या वो पीड़ा का भाव होता है वो उस कवि का जन्म या कवित्री का जन्म तब होता है। और वो ये जो सवाल था, कौन हूँ मैं, क्या हूँ मैं, क्यों आई हूँ इस धरती पर, उस कविता ने जन्म लिया। मेरा पर्पस मेरे आगे क्लियर होने लगा क्योंकि जब मैं वहाँ पुरी में जाती थी, कटक से 1-1.5 घंटा दूर बहुत बड़ा समुद्र है, सब जानते हैं। पुरी जगन्नाथ जी का बहुत सुंदर यहाँ पर बीच है और 4 धामों में से एक जगन्नाथ जी का धाम है। तो जब मैं जाती थी समुद्र के किनारे तो मैं उस समुद्र से बात किया करती थी।
मतलब, और वो भी मेरी हर बात का जवाब देते थे। सो मैं बचपन से जो इंट्यूटिव थी, जो इंट्यूशन होती थी मुझे, वो मेरे को जवाब भी उससे मिलते थे अंदर। जब मैं हर बार सवाल करती थी, मेरे सवालों के जवाब भी मुझे अंदर से मिला करते थे। और ऐसे ही जब मैंने एक बार समुद्र के आगे खड़े होकर मैं रो रही थी कि क्या मुझे किसी चीज़ की सज़ा मिली है, मैंने क्या कोई ऐसा कुछ गलत काम कर दिया, क्यों मुझे काला पानी की सज़ा मिली है, क्यों मैं अपने सब भाई बहनों को छोड़कर, माता पिता को छोड़कर, सब फ्रेंड्स को छोड़कर क्यों यहाँ आ गई हूँ। और मैं, ये मेरे लिए बहुत पेनफुल था। और तब मुझे अंदर से उस समुद्र से जवाब मिला कि तुम हद से बेहद में आई हो, विराटता से जुड़ी हो। और मैं इस बात का मतलब नहीं समझ पाती थी, क्या मीनिंग है इस बात का। और ये मीनिंग मुझे मेडिटेशन में आने के बाद खुला। ये हम कहानी के साथ साथ आगे जानेंगे, पर उससे पहले मैं चाहूँगी, कविता हूँ, कुछ कविताओं के साथ अपनी यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। अगर आप इजाज़त दें तो यहाँ जो पहली कविता या फर्स्ट एक दो कविताएं थी, वो यहाँ मैं सुनाना चाहूँगी अपने सभी श्रोताओं को। बिल्कुल। सो जो पहली कविता थी ना राधिका, मैं, उसका टाइटल था मैं। कौन हूँ मैं की तलाश में मैं, खुद को खुद में ढूंढती मैं, भावों के समुद्र में कभी डूबती कभी उतरती मैं, कविताओं में खुद को खोजती मैं, शायद मिल सकूं कभी अपने आप से मैं, शायद मिल सकूं कभी अपने आप से मैं। ये वो पहली कविता है जिसने जन्म लिया कि कौन हूँ मैं। जब कविताएं लिखने का अंदर एक जज्बा जागा, जब मन में यह आया कि हाँ मैं कुछ लिखूं। अकेली थी, तन्हा रहती थी, खाली थी, और मेरे पास कोई नहीं था, कोई फ्रेंड्स नहीं थे, मेरे भाई बहन नहीं थे। तो उस समय मैं वो जो पेन को फील करती थी, तब जो कविताएं जिन्होंने जन्म लिया वो ये कविताएं थी। जीवन के एक मोड़ पर एक कवयित्री ने जन्म लिया, तो एक मोड़ सपनों की दुनिया में लेकर जा रहा था। आपने एक सपनों की किताब पढ़ी थी, उसका आप पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। कौन सी किताब थी वो और क्या प्रभाव था उसका? मैंने बचपन में, राधिका, बचपन में मैंने एक किताब, हम लोग क्योंकि हरिद्वार जाया करते थे रेगुलर, और वहाँ हम लोग किताबें पढ़ते थे। मैंने कहा ना, बचपन से मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, कॉमिक्स का, और बहुत किताबें पढ़ती थी मैं। और तब ये किताब मेरी नज़र पड़ी थी, स्वप्न शक्ति बोलकर ये किताब थी एक, और उसमें लिखा था कि अगर हमारे को कोई भी सपना आता है, उस सपने के पीछे वो एज अ सिंबल, वो सपने हमारी लाइफ में काम करते हैं और उनके पीछे कोई ना कोई हिडन मैसेज होता है। अगर हमको उनको डिकोड करना आ जाए, उन सिंबल्स को अगर हमें समझ में आ जाए, तो हमको, जैसे अगर आप लोगों ने भी ज़रूर सुना होगा या पढ़ा होगा, पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे, वो भी अगर कोई सपना आता था तो ज्योतिषी को बुलाकर या पंडित को बुलाकर, राजपुरोहित को बुलाकर उस सपने का अर्थ पूछा करते थे कि सपने का अर्थ क्या है। और ये बहुत पुराना, बहुत वैलिड लॉजिकल साइंस था, जिसको हमारे वेदों में भी और हमारे देश में भी हमारे ऋषि मुनि बहुत सुंदर तरीके से जानते थे इस बात को। सो इस किताब ने मुझे अट्रैक्ट किया था और ये किताब मैंने खरीदी थी और इस किताब को मैं पढ़ती थी, और जब भी कोई सपना आता था घर में किसी को भी, सो उसको मैं डिकोड किया करती थी कि इस सपने का ये मतलब है, इस सपना ये आया तो इसके पीछे इसका ये अर्थ है। और उसमें ये भी था कि कोई सपना, अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप अपने सपनों से उन प्रश्नों के जवाब भी हासिल कर सकते हैं। सो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था, और ऐसे मैंने सपनों के माध्यम से कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में आई। पर उसमें आगे बढ़ने से पहले एक और लाइफ का बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड था जो चेंजेस आया। वो कविता जो आर्य समाज के साथ आर्य समाज में आई, जो कविता जिसके बीच में कहीं कृष्ण भगवान और शिव की भक्ति थी, उस कविता की लाइफ में साईं बाबा ने कैसे जन्म लिया, वो कैसे आ गए, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। मेरे हस्बैंड के, आई थिंक इट वॉज अराउंड 2001 और 2002, जब मैंने अपना बिज़नेस जस्ट स्टार्ट किया था और एक फाइनेंशियल, मैंने बोला मैं इंडिपेंडेंस चाहती थी, एक काम अपना करना चाहती थी कि मुझे एक एंटरप्रेन्योर के रूप में अपने आप को बनाना है, क्योंकि मुझे ये मेरे लिए बहुत, इट वाज अ पैशन ऑफ माय लाइफ कि मुझे कैसे भी कर के आई नीड टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर। और मैंने पढ़ाई नहीं की, बट मुझे, मतलब इट वाज लाइक माय ड्रीम कि मुझे ये करना ही है, मेरे को एक एंटरप्रेन्योर बनना है। और तब क्या हुआ था, मैंने जब काम स्टार्ट किया था 2001 में, उसी समय मेरे हस्बैंड के एक बहुत ख़ास दोस्त थे जो पॉलिटिकली भी काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड थे, और
वो हमारे यहाँ आया करते थे। सो उन्होंने कहा कि एक बार हमारे यहाँ आए हुए थे और हम लोग गाड़ी में कहीं डिनर के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने कहा विनोद भाई चलिए, मेरे हस्बैंड का नाम विनोद जी है, विनोद गुप्ता। सो उन्होंने कहा विनोद भाई चलिए शिरडी चलते हैं साईं बाबा के दर्शन करने। सो मुझे पूछा, मैंने कहा मैं तो कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, भाई करके, जैसे उड़िया में हम लोग बड़े भाई को भाई करके कहते हैं, तो मैं उनको भाई कह के बुलाती थी, ब्रिज भाई। मैंने कहा ब्रिज भाई मुझे कोई इच्छा नहीं है, ऐसे कितने बाबा हैं और ये चमत्कार वगैरह मैं इन सब में बिलीव भी नहीं करती हूँ। बोले अरे आप साईं बाबा के बारे में आप नहीं जानते, आप ऐसे कह रहे हो। मैंने कहा नहीं है, लोग कहते हैं, मैंने तो बस अमर अकबर एंथनी जो पिक्चर है उसमें देखा था कि निरुपमा रॉय की आँख आ रही है, एक ज्योति चलकर आ रही है, और बड़ा ड्रामेटिक था, बड़ा फिल्मी था वो, और वो रियलिटी में कहीं ऐसा कोई चमत्कार होता होगा, दिस इज़ समथिंग रिडिकुलस, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। तो वो बोले नहीं नहीं आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए, और साईं बाबा के एक्चुअल में लोगों को जो मानते हैं उन्हें बहुत चमत्कार होते हैं। और मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। बोले अच्छा तुम कैसे मानोगी? मैंने कहा अगर मुझे साईं बाबा अभी कोई चमत्कार दिखाएं तो मैं शायद मान लूँ। बोले कैसा चमत्कार? मैंने कहा मुझे अभी दर्शन दे दें तो मैं मान जाऊँगी कि साईं बाबा होते हैं। एंड यू विल नॉट बिलीव राधिका, उसी समय हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं, एक और गाड़ी पीछे से ओवरटेक करके हमारे आगे निकली और उसके पीछे शिरडी साईं बाबा का स्टिकर लगा हुआ था, और वो देख करके वो हंसने लगे और मेरा चेहरा एकदम बिलीव नहीं कर पाई कि एक्चुअल में ऐसा कुछ हो सकता है। और मैंने उनको कहा ठीक है टिकट कराइए, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। और ऐसे हमारा शिरडी साईं बाबा जाने का पहली बार प्रोग्राम बना, और मेरी बेटी उस टाइम 5 साल की थी और उनकी बेटी भी 5 साल की थी, और ऐसे हम 2 कपल्स और ये 2 बच्चे। मेरा बेटा हॉस्टल में पढ़ा करता था, तो हम लोग शिरडी जाने का हमारा प्रोग्राम बन गया। और वहाँ हम जब ट्रेन में बैठे तो ट्रेन में हमारी टिकट्स भी 2 ही कंफर्म हुई खाली, तो उन्होंने कहा कि अब तो उतरना पड़ेगा रास्ते में आंध्रा बॉर्डर में, क्योंकि सीट्स आगे कंफर्म नहीं हो रही हैं, और बॉम्बे की जर्नी लॉन्ग जर्नी है, 2 रात 2 दिन का सफ़र था। बोले इतने लंबे जर्नी को 2 टिकट्स में 6 जने कैसे होगा, सो बेटर फिर दोबारा नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, अभी उतर जाते हैं। और मैंने कहा नहीं, नथिंग डूइंग, अब जब हम निकले हैं साईं बाबा के दर्शन करने के लिए तो मैं तो दर्शन करके ही आऊँगी भाई, मैं तो बीच में कोई हालत नहीं उतरूँगी। अब मेरे हस्बैंड नाराज़ हो गए, ये क्या जिद है तुम्हारी, तुम कैसी बातें करते हो, जब टिकट ही नहीं है तो कैसे जाएंगे। अब ब्रिज भाई ने कहा अच्छा कविता का इतना मन है ना तो विनोद भाई आप इसको ले जाइए, आप दोनों चले जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं ये तो नहीं होगा, आप भी खाने के लिए लेके जा रहे थे तो आपको तो साथ में चलना ही पड़ेगा, और आपके तो साईं बाबा चमत्कार करते हैं तो कोई चमत्कार हो जाएगा। और एक्चुअल में वो जो 2 सीट्स जो रिज़र्व थी, जो बरमपुर में आंध्रा बॉर्डर में 2 और लोग आने वाले थे, और ये लोग सो गए, वो रात में 2 बजे आना था आंध्रा बॉर्डर को, और वहाँ कोई आया ही नहीं, और ये लोग आराम से सोते रहे। और हम लोगों ने बड़ी आराम से बॉम्बे की यात्रा की, और वहाँ से फिर शिरडी हम बाय कार गए और दर्शन किया। और एक्चुअल में मेरी लाइफ में बहुत से चमत्कार भी और बहुत सी ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ बोलूँ या बहुत सी इवन स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी साईं बाबा का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा। जब मैं उनकी प्रेजेंस को फील किया करती थी, मुझे लगता था जैसे वो मेरे साथ हैं। यह अनुभव ऐसा था जो मैंने कभी भी पहले महसूस नहीं किया था, जबकि ध्यान मेरी लाइफ में इनडायरेक्टली आ चुका था, क्योंकि मेरा बेटा कोयम्बटूर में चिन्मया इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता था, और वहाँ मैं उसको जब हम जाते थे, वो वहाँ 4 साल रहा। सो जब भी हम जाते थे 6 महीने में एक बार पेरेंट्स मीटिंग के लिए, तो वो रास्ता जो चेन्नई से हम लोग कोयम्बटूर बाई कार जाया करते थे, तो वह रास्ते में एक रास्ता था जहाँ पर रोड पर एक पोस्टर लगा हुआ था, एक बड़ा, और उसमें ईशा लिखा हुआ था, और एक स्वामी जी की, एक बाबा की फ़ोटो थी, और वो कोई नहीं, अभी सब जानते हैं सदगुरु, उनकी फ़ोटो थी। उस टाइम उनकी ब्लैक दाढ़ी थी, और जब पूछा, वो देख के पता नहीं क्या अट्रैक्शन था, मैंने कहा मुझे ना ये जाना इस आश्रम में, ये ईशा आश्रम में मैं जाऊंगी। एरो बना हुआ था खाली। तो मेरे हस्बैंड मुझसे नाराज़ हो गए, ऐसे सड़क पे चलते हुए कोई भी नज़र आएगा तुम बोलोगे यहाँ जाना है, ऐसा पॉसिबल है क्या? अभी सड़क पे तुमको कोई भी बाबा नज़र आ गए, कोई आश्रम नज़र आ गया तो बोलती हो मुझे जाना है, ये क्या पागलपन है? तो मैंने कहा नहीं प्लीज़ आप समझो, मुझे एक इनर कॉल, क्योंकि मेरी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी, और ये इंट्यूटिव अंतर्मन की जो इनर कॉल ये इतना स्ट्रॉन्ग होता था, तो मुझे लगा नहीं मुझे जाना है, और मैं मानी नहीं, और मेरी ज़िद के आगे उनको भी मानना पड़ा। और हम वहाँ गए तो वो एक अलग तरह का मंदिर, बोले ये नहीं है, एक आश्रम है, वो डोम की शेप में बना हुआ था, और उसके अंदर छोटे छोटे डोम्स बने हुए थे। वहाँ बैठ कर के
ध्यान किया जाता था आंखें बंद करके, और मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। मैं वहाँ जाकर के हर बार जाकर आधा घंटा 1 घंटा जितना समय अलाउ करता था वहाँ जाके डोम के अंदर बैठती थी, तो मुझे वो बहुत अट्रैक्ट करता था। और फिर चिन्मय इंटरनेशनल स्कूल में स्वामी चिन्मयानंद जी की किताबें, उनके भजन, उनके मैसेजेस, उनके जो टेक्स्ट लिखे हुए थे पूरे हॉस्टल में जगह जगह, वो कोट्स, उन कोट्स से मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, और उनकी उस लर्निंग्स ने उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया। और तब मैंने 2004 में मैं मारवाड़ी युवा मंच भुवनेश्वर की सेक्रेटरी रही 1 साल, 2 साल मैं वहाँ वाइस प्रेसिडेंट थी। मैंने तब से बच्चों को सिखाना एज माय इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस साल से ही शुरू किया कि मुझे बच्चों को सिखाना है। मैंने बच्चों को भजन सिखाना, श्लोका चैंटिंग सिखाना, माइंड पावर एक्टिविटीज़ सिखाना, ये सब सिखाना मैंने बच्चों को शुरू कर दिया था। ये जो ध्यान का, और साईं बाबा जब हम शिरडी जाते थे तो वहाँ क्या करते थे, वो बोलते थे वहाँ बैठो, यहाँ शांति मिलेगी। तो वहाँ तो कुछ और करने के लिए नहीं था, आरती भी सुनना होता था। मैं सुबह 4 बजे वाली आरती ज़रूर अटेंड करती थी। मेरे हस्बैंड जाएँ या ना जाए, वो जल्दी उठ नहीं पाते थे, मैं 2 बजे उठ के चली जाती थी। और वहाँ जाके आँख बंद करके बैठना, घंटों घंटों बैठना, मुझे इतना अच्छा लगता था कि मैं बता नहीं सकती। ये ध्यान है, ये मैं नहीं जानती थी। एग्जैक्ट ध्यान मुझे पता कैसे चला, ये मुझे मेरे सपनों के माध्यम से मुझे मिला। और मुझे मेरे, जैसे आपने कहा सपनों का क्या रोल रहा मेरे लिए, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी राधिका, जब मुझे सपने में पत्री सर मिले थे। जीवन में एक स्थान पर एक कवयित्री का जन्म हो रहा था और दूसरे स्थान पे आप सपनों को समझ रहे थे। आप पत्री सर भी आपके सपने में आए, क्या हुआ था तब? हाँ राधिका, ये भी बड़ा मज़ेदार इंसिडेंस था, जो बड़ा अनबिलीवेबल था, किसी चमत्कार से कम नहीं था। और इसने मेरी लाइफ में एक यू टर्न लेकर आया। ये इंसिडेंस क्या हुआ, मेरे को सब कुछ स्टेबल हो गया है। अब बिज़नेस जो था वो भी एक स्टेबल, एक अच्छी पोजीशन में आ गया है, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, स्टेबल हो गए हैं। इट वाज अराउंड 2009 की बात है। तो उस समय मुझे कहीं ना कहीं अंदर एक वैक्यूम लग रहा है कि सब कुछ है, अपना घर भी बना लिया जो एक ड्रीम था, एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज़ और भी ले ली थी हम लोगों ने एज ए इन्वेस्टमेंट, और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बिजनेस भी अच्छा हो गया, देयर वाज स्टेबिलिटी इन एवरीथिंग। बट क्या है, जो अभी भी एक वैक्यूम है, जो खालीपन है, जो कुछ जानने के लिए कुछ बाकी रह गया लाइफ में, कुछ कमी है, कुछ तो मिसिंग है। ये एक अंदर एक ये जो बार बार चल रहा था ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तभी मुझे अचानक याद आया कि लेट मी यूज़ द पावर ऑफ माई ड्रीम्स। और मैं एक रात को सोने से पहले, ये भी एक वैदिक परंपरा है, रात को सोने से पहले अपने पूरे दिन को याद करना, हमने क्या क्या किया है, जो अच्छी घटनाएं हैं उसके लिए भगवान को थैंक्स करना, कोई गलत हो गया तो उसके लिए भगवान से भूल मांगना, फॉरगिवनेस करना, ये सब हमने बचपन से सीखा था। और ये ड्रीम्स वाली पावर भी थी, जिसमें ये याद आया कि सपनों के माध्यम से हम अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मैंने इस सवाल को पूछा, अब वो क्या चीज़ है जो मेरे लिए जानने के लिए बाकी है, ये क्यों ये खालीपन है, मैं वो उस इनर हैप्पीनेस को, उस खुशी को क्यों नहीं महसूस कर पा रही, उस आनंद को मैं क्यों नहीं पा रही, जबकि सब कुछ है लाइफ में। अब वो सब कुछ मैंने हासिल कर लिया जो एक सक्सेसफुल इंसान के लिए सब कहते हैं। आई एम अ सक्सेसफुल विमेन एंटरप्रेन्योर, आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट, मैं एक अच्छे मुकाम पे सोसाइटी में हूँ, पर फिर भी क्यों मुझे खालीपन लग रहा है। और तब मुझे रात को सपने में मुझे याद है बहुत अच्छे से, बहुत क्लियर सपना था वो, जो मुझे आया कि मैं रात में साईं बाबा मेरे सपने में आए और मुझे एक अंधेरी सुरंग से आगे लेके जा रहे हैं। और वो सुरंग जहाँ पर ख़त्म होती थी, वहाँ पर साईं बाबा मेरा हाथ पकड़कर पहले मुझे मेरा हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं। उनके एक हाथ में लालटेन है, एक हाथ से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, और एक बहुत लंबी काली अंधेरी सुरंग से हम लोग जा रहे हैं। और जहाँ वो सुरंग ख़त्म होती थी वहाँ साईं बाबा गायब हो गए, और मैंने देखा वहाँ बहुत रोशनी, जैसे हज़ारों सूरज, ऐसे इतनी रोशनी फैली हुई थी। और मैं बर्फ़ के पहाड़ों के बीच में कहीं थी, बादलों के ऊपर शायद, और मैंने सफ़ेद रंग के गाउन पहना हुआ है और मैं वहाँ डांस कर रही हूँ बादलों के ऊपर, और बहुत सुंदर सीन है वहाँ। और मैं डांस कर रही हूँ, और डांस करते करते मुझे लगा यहाँ कहीं बांसुरी की आवाज़ आ रही है, और मैं ध्यान से चारों तरफ देखने लगी बांसुरी कौन बजा रहा है।
और जब मैंने चारों तरफ देखा तो मुझे एक चट्टान के ऊपर एक बाबा वाइट लंबी दाढ़ी वाले वाइट कपड़े पहने हुए बांसुरी बजाते हुए मिले। अब मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझसे सवाल कर रहा है, कौन है ये बाबा, क्या मैं इन्हें जानती हूँ? ये तो महेशानंद जी नहीं है, ये तो रविशंकर जी नहीं है, ये तो ये नहीं है, ये वो नहीं है। मैं अपने आप जिन जिन बाबाओं को मैंने फिज़िकल रियलिटी में जानती थी और देखा था, उन सब के नाम मेरे सबकॉन्शियस माइंड में आ रहे थे, पर ये वो बाबा थे जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा, मैं जानती नहीं थी उनको। सो मैंने उन्हें प्रणाम किया और प्रणाम करके ये कहा कि शायद अगर आप कहीं हैं तो मुझे मिलेंगे। और ये बस ये आया और मेरी आँख भी खुल गई और मैं उसके बाद इस सपने को भूल भी गई। और कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसा हुआ, मेरे हस्बैंड के क्लासमेट, क्योंकि मेरे हस्बैंड कटक से पढ़े हुए हैं, कटक में ही उन्होंने स्कूलिंग और कॉलेजिंग किया हुआ है अपना। सो वहाँ उनके स्कूल के फ्रेंड उनको 30 साल के बाद मिले। सी दैट इज़ व्हाट द ब्यूटी इज़, कैसे एक सोल जर्नी में यूनिवर्स कैसे हमको हेल्प करता है हमारी यात्रा में। सो 30 साल के बाद आई थिंक दैट वाज नॉट अ कोइंसिडेंस, ऑफ कोर्स आई बिलीव देयर इज़ अ पर्पस फॉर एवरीथिंग। सो वो 30 साल बाद जब मिले विनोद जी को तो उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा मैं पिरामिड ध्यान सिखाता हूँ। सो मेरे हस्बैंड ने कहा मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर मेरी वाइफ को इन सब चीज़ों में अच्छा लगता है, उसको इंटरेस्ट आता है, आप उनसे मिल लीजिए। फिर वो हमारे घर पर आए, उन्होंने मुझे बताया ध्यान के बारे में कि ऐसे आप पिरामिड लगा लीजिए और इसके अंदर 40 दिन ध्यान कीजिए, जितना आपका एज है उतने मिनट आप ध्यान कीजिए। अब मुझे इनफैक्ट कुछ नई चीज़ जानने सीखने की कोई ज़रूरत या कोई ऐसा अंदर कोई डिज़ायर नहीं थी, और पर क्योंकि मैं उस टाइम थोड़ी डिस्टर्ब थी, मेरी डॉटर जो है वो 7th में उसने स्कूल चेंज किया था और स्कूल चेंज करने की वजह से वो बहुत खामोश रहने लगी थी, एकदम चुप हो गई थी। मैंने उसने लिटरली शी स्टॉप टॉकिंग। अब वो हार्मोनल चेंज था या उसका कोई इम्बैलेंस था हार्मोन्स का, या आई डोंट नो व्हाट वाज इट। वो इतनी खामोश और इतनी चुप हो गई तो मैं बड़ी परेशान हो रही थी कि बच्चे में इस तरह का चेंज क्यों है और ये क्या है, क्यों है। तो मैंने सोचा कि शायद इसकी पढ़ाई में भी हेल्प करेगा, क्या पूछा उनको, उन्होंने कहा हाँ हेल्प करेगा। और मैंने इंस्टेंटली अपने स्टडी रूम में एक पिरामिड लगवा लिया, 2x2 का वुडन पिरामिड, और मैंने उसके अंदर बैठ के ध्यान करना शुरू कर दिया। और मैंने भी, दिव्या ने भी, हम दोनों ने ध्यान करना स्टार्ट किया। और जब हमने ध्यान करना स्टार्ट किया, फिर कुछ दिन के बाद वो जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड, उनका नाम हरीश भाई, हम सब जानते हैं उन्हें, हरीश टोंक, कटक में बहुत ग्रेट मास्टर हैं वो हमारे PSSM के। उन्होंने मेरे पास वो कुछ लिटरेचर या मैगज़ीन कुछ लेकर आए थे, और जब वो मैगज़ीन मैंने देखी तो पन्ने पलटते हुए, जब मैं पन्ने पलट रही हूँ तो एक पिक्चर पे मैं अटक गई और मेरा ध्यान, मैंने कहा अरे ये तो, मैं चौंक गई, बोले भाभी क्या हुआ? मैंने कहा भैया ये बाबा मेरे सपने में आए थे, कौन है ये? तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा यही तो हमारे PSSM के हमारे गुरुजी हैं, पत्री सर हैं। और वो बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने पत्री सर को इनवाइट किया, पत्री सर मेरे घर पर आए। उस समय मेरे बंगलों में रेनोवेशन का काम चल रहा था, 2009 की बात है। पत्री सर मेरे फ्लैट में आए थे और वहाँ वो आए, उन्होंने मिला, उन्होंने मेरी पेंटिंग्स देखी और उन्हें मेरी पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगी। मुझे पेंटिंग्स का शौक़ था, मैंने बहुत सारी पेंटिंग्स बना रखी हैं, कुछ ऑयल पेंट्स, तिरुपति बालाजी, और यहाँ एक कपल। बाद में मैंने रियलाइज़ किया मेरी हर पेंटिंग में कहीं ना कहीं बांसुरी का रोल इम्पॉर्टेंट था, मैंने सब में बांसुरी बना रखी थी। और पत्री सर को बहुत अच्छा लगा। हम बस ये मुलाकात ऐसे हुई। फिर उसके बाद एक पब्लिक प्रोग्राम रखा गया, उस पब्लिक प्रोग्राम में मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बताया गया। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया वहाँ पे। एज अ थर्ड आई मास्टर मेरा इंट्रोडक्शन कराया गया, एज अ सीनियर मास्टर, जबकि मैं खुद ध्यान के बारे में कुछ जानती नहीं थी, मेडिटेशन का भी मुझे नहीं पता था। बट क्योंकि ये एक्सपीरियंस एक सीनियर मास्टर का था, एस्ट्रल जर्नी का और थर्ड आई एक्सपीरियंस था, ये भी मुझे नहीं पता था ये होता क्या है जी। और उसके बाद वहाँ पर कुछ लोग काफ़ी नए जने, क्योंकि मैं युवा मंच से, मारवाड़ी समाज से कनेक्टेड थी, मैंने सबको इनवाइट किया। अराउंड 200-400 लोग वहाँ पर आए थे और बहुत सारे लोग हमसे कनेक्ट हुए, उस समय जुड़े भी, हमारे इस मिशन में आ गए। उसके बाद ऐसा हुआ, मेरे को आई थिंक 2 या 3 महीने बाद दिल्ली से शास्त्री जी का, उनके सेंटर से उनका मैसेज आया। मैं उनको जानती नहीं थी, पर मेरे पास उनका मैसेज आया
जिसमें लिखा था सीनियर मास्टर फ्रॉम भुवनेश्वर इज़ विजिटिंग। उनके सेंटर का नाम लिखा हुआ था, एड्रेस लिखा हुआ था, शी इज़ कमिंग टू शेयर हर एक्सपीरियंस विद अस। तो अब मैं बड़ी सोच में पड़ गई, मैं बार बार उसको ना पढ़ रही हूँ, क्या मुझे इनवाइट किया जा रहा है क्लास लेने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और मैं वो सीनियर मास्टर बार बार पढ़कर वो मैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि मैं कैसे कोई सीनियर मास्टर हो सकती हूँ, मुझे तो मेडिटेशन आता ही नहीं है। और वो भी एक समय था जब मैं दिल्ली फिर गई, जब हमारी लाइफ में और भी एक ट्विस्ट था। आशा दी एक सत्संग को फॉलो कर रही थी, लखनऊ के गुरुजी को, और वो मुझे वो सत्संग के बारे में बताती थी, सत्संग के बारे में वो क्या क्या हुआ, वो उनका ज्ञान वो मुझे शेयर करती थी मेरे साथ। और तब आशा दी के माध्यम से अब क्योंकि आशा दी वो सत्संग की इतनी दीवानी थी कि जीजा जी वगैरह घर में उसको पागल बोलते थे, ये पागल है, एकदम दीवानी है। और वो चीज़ मेरे को यहाँ मेरे हस्बैंड वो बोलते थे ये पागल है, तो हम दोनों ब्रांडेड पागल थे घर की। और जब दोनों मिल जाते थे, दिल्ली आते थे, तो बोलते थे अब ये दोनों पागल मिल गई तो अब ये लोग दिमाग ख़राब करेंगी। सो अब डर भी लग रहा था कुछ भी कहते हुए कि मुझे वहाँ पर जाना है, सफदरजंग एनक्लेव में वो शास्त्री जी के सेंटर पर मुझे इनवाइट किया गया, मुझे जाना है, ये बोलते हुए डर लग रहा था। सो आशा दी को बताते हुए भी डर लग रहा था। सो मैंने कहा दीदी मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। हम लोग जी के शॉपिंग के लिए गए, और शॉपिंग में जाने के बाद मैंने उसको धीरे से कहा दीदी देखिए मैसेज आया है, चलते हैं ना एक बार आधे घंटे के लिए प्लीज़। तो उसने कहा ये तो पास में ही, चलो चल सकते हैं। तो हम दोनों वहाँ पे चले गए, और वहाँ जाकर मैंने अपना ध्यान का अनुभव बता दिया। और मैं क्योंकि भजन गा लेती थी, गुनगुना लेती थी सत्संग में, तो मैंने एक भजन सुना दिया। अब बोलना मुझे इतना नहीं आता था, आई वॉज अ शाय लेडी, और मेरे को इतना पब्लिक स्पीकिंग वगैरह इतना मैं नहीं करती थी। और आशा दी जबकि सत्संग कंडक्ट करती थी, तो मैंने कहा आशा दी प्लीज़ आप ही बोलिए। तो उन्होंने बताया कुछ अपना एक्सपीरियंस, एंड दैट्स हाउ आशा दी की ध्यान की यात्रा स्टार्ट हुई, वहाँ से शास्त्री जी के सेंटर से। और मैं वापस भुवनेश्वर आ गई। अब मेरे लिए राधिका ये ध्यान का ये एक अनुभव सब कुछ नहीं था, इसमें आगे बढ़ना स्पिरिचुअलिटी में मेरे लिए ये जर्नी बहुत स्मूथ नहीं थी और एक स्ट्रेट लाइन जैसे नहीं थी। इसमें अगेन मेरे लिए तो फिर बहुत सी चुनौतियाँ, बहुत से संघर्ष, बहुत सारा इसमें भी चैलेंजेस ही थे। ध्यान के मार्ग में क्या चैलेंजेस थे? ये कुछ ऐसा था राधिका, ये एक बहुत नया कॉन्सेप्ट था, और एक क्योंकि मैं कभी गुरु बनाने के फेवर में नहीं थी, कभी भी गुरु जीवन में चाहिए ये हमने सोचा ही नहीं था। और जब आए वो गुरु के रूप में, बेस्ट पार्ट ये था पत्री सर का कि वो कभी अपने आप को गुरु कहते नहीं हैं। वो जिस तरीके से मिले एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड, ये उसने मुझे इतना टच किया कि मैं उनको अपना मार्गदर्शक, अपना गाइड मानने के लिए मैं तो रेडी थी, मैं तैयार थी। पर जब मैंने उनकी क्लास अपने घर में ऑर्गेनाइज़ की और मेरे फैमिली के कुछ फ्रेंड्स को, अराउंड 100-150 लोगों को मैंने अपने घर में इनवाइट किया हुआ था। सो जब इनवाइट किया, सर ने मेडिटेशन कराया, उसके बाद सर के जाने के बाद मेरी पूरी फैमिली वो मेरे से बड़ा अगेंस्ट हो गए। अब उसमें भी क्या हुआ, सर का तो स्टाइल आप सब जानते हैं, बड़ा डिफरेंट और बड़ा अलग है। अभी हमारे साथ उस समय कलकत्ता से भी कुछ 1-2 मास्टर्स आए हुए थे। 2010 में जब मैंने मेरे घर में बुद्ध पूर्णिमा में मेरे घर में सेंटर बनाया, और उस सेंटर का ओपनिंग करने के लिए पत्री सर को इनवाइट किया था। सो पत्री सर की क्लास थी वहाँ पर, और उसमें मेरे सब रिलेटिव्स भी थे और फ्रेंड्स भी थे। सर का जब क्लास हुआ तो कलकत्ता से भी कुछ मास्टर्स आए हुए थे। वहाँ पे सर ने किसी को, आई डोंट नो क्या बात हुई थी, सर ने उनको थप्पड़ लगा दिया। अब ये देख के बाकी सारे जो लोग थे वो सहम गए, डर गए कि तुम्हारे गुरु कैसे हैं, इनको तो अपना गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, ये कैसा है गुरु है जो मार देते हैं। फिर मेरी देवरानी ने, उसका बेटा जो बार बार उसका शायद मोबाइल बज रहा था, उसका 12th का एग्ज़ाम था, तो सर ने उसको भी शायद वो सर से पूछने के लिए गई कि सर मेरा बेटा एग्ज़ाम में उसका रिज़ल्ट कैसा आएगा। अब क्योंकि लोगों को लगता है कि कोई गुरु आए तो शायद कोई एस्ट्रोलॉजर हैं क्या, या कोई भविष्यवाणी करने वाले हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन अलग तरह की होती है। सो वो उनसे पूछने लगे कि सर मेरा बेटा, और वो जबकि उसके बार बार मोबाइल का रिंग हो रहा था। तो मुझे ये बात बाद में पता चली,
वो उसने मेरी देवरानी ने बाद में मुझे 1 साल के बाद बताया कि आपने गुरु ने कहा आपका बेटा फेल हो जाएगा, तो वो कभी दोबारा ध्यान के लिए मेरे पास आई नहीं। बट वो सब मेरे एंटी हो गए कि कविता भाभी तो पता नहीं किस बाबा के चक्कर में पड़ गई हैं और कौन से ध्यान व्यान के चक्कर में पड़ गई हैं, ये सब दिस इज़ समथिंग रिडिकुलस एक्चुअली। और मेरे हस्बैंड को लग रहा था कि ये कौन सा एटीट्यूड है। मेरा बेटा भी तब हॉस्टल से वापस आ गया था, उसको लगा मम्मा आप काम छोड़कर बिजनेस छोड़कर ये क्या आप आंख बंद करके बैठ जा रहे हो, ये क्या है, ये कोई इट इज़ नॉट अ राइट एटीट्यूड, दिस इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। ये तो वो जो सैडिस्ट होते हैं ना वो ये कहते हैं ऐसा कि कुछ नहीं कर सकते हम, काम वाम बंद कर दो और आंख बंद करके बैठ जाओ, क्या कोई चमत्कार हो जाएगा क्या आंख बंद करने से। सो घर में ही इतना ऑपोजिशन हो रहा था, रिलेटिव्स के थ्रू इतना ऑपोजिशन आ रहा था। ग्लोबल कांग्रेस ऑफ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, आपने वो कार्यक्रम भी अटेंड किया। ये आध्यात्मिकता की दौड़ बहुत जल्दी जल्दी आप पार कर रही थी, क्या हुआ GCSS में? मई में पत्री सर ने मेरे घर में मेडिटेशन सेंटर का इनॉग्रेशन किया था और उसके बाद जब हम पैम्फलेट्स आ रहे हैं हमारे पास, GCSS 2010 का इनवाइट आया, तो मतलब मैं इतनी एक्साइटेड थी जैसे मानो मेरे पंख लग गए हों, और मैं इतनी खुश थी, इतनी एक्साइटेड थी कि मुझे वहाँ जाना ही जाना है। और क्योंकि ये पहली बार मैं इस तरह के प्रोग्राम में जाना चाहती थी, और जब वहाँ स्टेइंग वगैरह का अरेंजमेंट आया कि वहाँ डॉर्मेट्रीज़ में रहना पड़ेगा, सो माई हस्बैंड वॉज अनहैप्पी अबाउट इट। सो उनको लग रहा था आप कैसे डॉर्मेट्री में रहोगे या आपको क्यों जाना है किसी नई जगह में, और मैं अकेले तो जाने नहीं दूंगा, तो हम सब साथ चलेंगे। सो मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, वो सब हमारे साथ में GCSS 2010 में हम लोग वहाँ पर गए बेंगलोर में। और वहाँ जाकर वो मेरी पूरी फैमिली तो जो पिरामिड वैली से कुछ पास में एलिम रिजॉर्ट है वो वहाँ रुके। उन्होंने कहा हमको इंटरेस्ट नहीं है पूरे दिन के प्रोग्राम में, ना इतनी पेशेंस है, हम पूरा दिन नहीं रहेंगे, आप अटेंड करो अपनी क्लासेस, शाम को हम लोग मिलेंगे, साथ में डिनर वगैरह कर लिया करेंगे। सो आई एग्रीड कि चलो जितनी देर के लिए भी हमको मिल रहा है मेरे को एटलीस्ट लेकर के जा रहे हैं। सो आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड। और 2000 उस GCSS में मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे अनुभव नहीं हुए मुझे कई मास्टर्स से मिलने का मौका मिला, बट उसमें एक बहुत प्यारी चीज़ जो पत्री सर ने मुझे कही, क्योंकि मैं वहाँ एकदम अनजान सी खड़ी थी, मैं किसी को भी नहीं जानती थी, तो पत्री सर ने कहा मैडम यहाँ पर एक एक ध्यानी PSSM का एक एक मास्टर एक जेम के जैसे है, एक हीरे के जैसे है, आप सबसे मिलिए, सबसे बातें कीजिए। सो मैंने लोगों से जब बात करना शुरू किया, मुझे याद है मेरी फर्स्ट मुलाकात से डॉक्टर जीवन से हुई थी, और उन्होंने जब मुझे अपनी पास्ट लाइफ्स के बारे में बताया कि वो एक कहीं किसी लाइफस्टाइल में वो राजा थे या कुछ और, तो मैंने ये पॉइंट जब सुना और पास्ट लाइफ के बारे में डॉक्टर न्यूटन की वर्कशॉप उनका भी मैंने अटेंड की वहाँ पर। सो जब मैंने अपनी फैमिली के साथ ये शेयर किया तो उनको अगेन उनको ये अनबिलीवेबल लग रहा था। ये मतलब हर चीज़, हर क्लास, हर मास्टर के साथ हर बात मेरे लिए ऐसे थी जैसे जैसे रियली भौचंके रह जाते ना। आई वॉज लाइक एलिस इन वंडरलैंड। हर चीज़ में मैं अमेजमेंट हो जाती थी, क्या ऐसा भी होता है, क्या चैनलिंग भी होती है, क्या ये, क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्या पास्ट लाइफ भी होती है, क्या किसी को एक्सपीरियंस भी होते हैं क्या। सो मैं हर चीज़ में बहुत ज़्यादा मतलब मेरे लिए सब कुछ बहुत नया था, और मैं बहुत उत्सुकता से और बहुत खुशी से हर चीज़ को बहुत एक्टिवली रिसेप्टिव भाव से सबको अटेंड कर रही थी। पर वहाँ पर उस समय मुझे याद है डॉक्टर सुजैन UK से आई थी, जिनकी बुक असेंशन भी उन्होंने लिखी है, उनकी वर्कशॉप थी। और उनकी उस वर्कशॉप में सेकंड हाफ में उनकी वर्कशॉप थी, वो कोई इंटेंस मेडिटेशन करवा रही थी। और वो शाम को जब उनकी वर्कशॉप कंप्लीट हो गई, सो उसके बाद कुछ ऐसा हुआ राधिका, मेरी इतना एक्यूट मेरी बैक में पेन आ गया कि मैं जहाँ बैठी थी वहीं की वहीं बैठी की बैठी रह गई। मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ, लेट भी नहीं पा रही हूँ, उठ भी नहीं पा रही हूँ। एक अजीब सा पेन आ गया और मैं दर्द से मैंने एकदम करहार रही थी। और मेरे हस्बैंड जब लेने के लिए आए चलें तो मैं उठ नहीं पा रही थी। बोले क्या हो गया? मैंने कहा पता नहीं, अचानक कैसे बहुत ज़ोर से कमर में दर्द हो गया। तो बोले अब सारा दिन से ज़मीन पे बैठी हुई हो तो दर्द आना ही है, आप चलो। और वो मुझे अपने साथ वो रिजॉर्ट में लेके चले गए। वहाँ पे दर्द ज़्यादा था, डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने कहा मुझे हॉट टॉवल थेरेपी दी, इंजेक्शन भी लगाया, पर वो ठीक नहीं हुआ। और उस समय इतनी समझ नहीं थी बीइंग अ न्यू मेडिटेटर कि मैं वहाँ जाकर ये बात शेयर करती
या किसी भी मास्टर से पूछती या पथरी सर से मिलती, मैं बिना किसी से मिले वापस आ गई। और बस इतना, एक और डॉक्टर न्यूटन की जो प्रोग्राम था वो मैंने देखा था, उनकी पास्ट लाइफ वो मैंने देखा था ना, वाज वेरी वेरी एक्साइटेड कि हम अपने फ्यूचर को भी देख सकते हैं। वी आर द को क्रिएटर्स ऑफ आवर रियलिटी। ये एक एक सेंटेंस, एक एक बात मेरे मन में जैसे एक पत्थर पे लिख देते ना, वो बातें वैसे छाप कर रही थी। और मेरा लॉजिकल माइंड बार बार मुझसे सवाल कर रहा था, एक्चुअली में क्या ये संभव है? कैन वी रियली को क्रिएट आवर रियलिटी? आर वी गॉड? हाउ इज दैट पॉसिबल? तो कहीं एक क्लैरिटी नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में थी और मेरी इन सब सवालों का जवाब देने के लिए मेरे पास कोई भी नहीं था। वहाँ मैंने और एक इंटरेस्टिंग मास्टर से मिली थी मैं, डॉक्टर हरि कुमार से, जहाँ उन्होंने हमको सैंड के अंदर, पूरा सैंड के अंदर बिठा दिया था और सिर्फ हमारा सर जो था वो रहता था और मैंने वो सैंड मेडिटेशन उनके साथ किया था। और वहाँ भी एक यूएस के मास्टर आए हुए थे जिन्होंने ये करवाया था, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, और हाउ टू कनेक्ट विद द अर्थ एलिमेंट, हाउ टू कनेक्ट विद द वाटर एलिमेंट, वो 5 एलिमेंट्स के साथ मिलकर वो कुछ करवा रहे थे। सो मैंने सैंड के साथ एक्सपीरियंस किया था फर्स्ट डे आई थिंक, और ये जब पेन आया सेकेंड डे तब, या सेकेंड और आई थिंक दैट वाज द थर्ड डे, और मेरे हस्बैंड मुझे बिना किसी से गुड बाय किए, बिना मिले हम वापस अपने घर भुवनेश्वर आ गए। अब यहाँ आने के बाद दर्द तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा, दर्द इतना ज़्यादा था कि मुझे डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ा और डॉक्टर ने एमआरआई करने के लिए कहा। एमआरआई किया गया, डॉक्टर ने कहा आपके L3 L4 में कंप्रेशन है, इसमें आपको 3 महीना बेड रेस्ट करना पड़ेगा और 3 महीने दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। अब वो जो दवाइयाँ उन्होंने मुझे खाने के लिए दी, वो एक गोली मैंने खाई, उस एक गोली को खाते ही मुझे इतनी नींद आने लगी, क्योंकि मेरे को सोने का बिल्कुल भी इतनी आदत ही नहीं थी कभी से। आई एम अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, बीइंग अ मल्टीटास्कर, रनिंग अ बिजनेस, टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली। मुझे सोना कभी भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं होता था, मैं 3-4-5 घंटे में भी बहुत फ्रेश फील करती थी। अब वो दवाई खा के मैं पूरा दिन सोती रही। अब मैं जब शाम को उठी तो मुझे एक बात तो समझ में आई कि ये दवाई तो मैं बिल्कुल खाऊंगी नहीं। और पथरी सर का बोला हुआ वो डायलॉग जो उन्होंने प्रोग्राम में कहा था, गोली को गोली मारो, बस वो रामबाण के जैसे काम किया। जैसे मेरे अंदर उन्होंने, किसी ने ये मैसेज डाल दिया कि ये दवाई तो नहीं खानी, गोली को गोली मारनी है, और जो दर्द मेडिटेशन में आया है वो मेडिटेशन में जाएगा। ये मेरे अंतर मन ने मुझे जवाब देकर मुझे कह दिया, मुझे गाइड कर दिया। बैंगलोर से वापस आने के बाद आप फिर कोलकाता गईं डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी से मिलने। किस तलाश में थी आप? मुझे इस कॉन्सेप्ट ने बड़ा अट्रैक्ट किया था राधिका, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। क्या हम अपने पूर्व जन्म के साथ, ये तो हम मानते हैं, हमने भागवत गीता में भी पढ़ा सुना कि अनेक अनेक जन्म होते हैं आत्मा के, और हम सब अपने कर्मों के फल के अनुसार ही चलते हैं। तो क्या हमारी आज की रियलिटी, हमारे शरीर की कोई बीमारी, जैसा मैंने GCSS में सुना था, क्या एक्चुअल में वो हमारी लाइफ के करंट सिचुएशन को, हमारी किसी भी प्रॉब्लम को, किसी बीमारी को एड्रेस कर सकती है, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है? ये जानने के लिए, ये एक्सपीरियंस करने के लिए मैं वहाँ जाना चाहती थी आउट ऑफ क्यूरोसिटी। और मैंने उसका प्रोग्राम के बारे में सुना था GCSS में, और मुझे डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी की एनर्जीज़ ने बहुत बहुत अट्रैक्ट किया था, उन मास्टर्स ने। और मुझे वो मेरे लिए एक्सेसिबल थे क्योंकि वो इंडिया के मास्टर्स थे, इंडियन मास्टर्स थे, और वो कलकत्ता आ रहे थे, मेरे पास में था, कलकत्ता में मेरा अपना फ्लैट है। सो वो मेरे लिए ईजिली अप्रोचेबल था। मुझे पता था यहाँ जाने की मुझे परमिशन ईजिली मिल जाएगी घर से, और कोई तरह की रोक टोक नहीं होगी, सो मैं ईजिली जा पाऊँगी। सो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि इस 2010 दिसंबर उनके PLR प्रोग्राम को मैं ज़रूर अटेंड करूँ। उस PLR प्रोग्राम में कौन से पुरानी बातों के घाव के मरहम आपको मिले? यहाँ पे राधिका जो मुझे अनुभव हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। मतलब इट वॉज सो मेस्मराइजिंग जब उन्होंने हमें कहा कि हमें पूर्व जन्म से पहले वो हमें इसी लाइफ में हमको एज रिवर्स करते हैं, जिन्होंने किया है ये एक्सपीरियंस,
वो सब ये ज़रूर जानते होंगे, जैसे अभी हमारी करंट एज से वो हमको पीछे लेके जाते हैं, 10 साल 5 साल ऐसे करते करते वो हमको हमारे मदर के वूम तक लेके जाते हैं। सो वहाँ पर जब उस एक्सपीरियंस में मुझे ये अनुभव हुआ कि मैंने देखा कि मुझे व्हेन आई वाज इन द वूम ऑफ माय मदर, मुझे बार बार एक वर्ड आ रहा था, एबॉर्शन एबॉर्शन एबॉर्शन। तो वापस वो चाइल्डहुड जो मेमोरी, एक चाइल्डहुड में डीप डाउन जो कहीं एक कॉम्प्लेक्स, एक दबा हुआ छिपा हुआ दर्द था कि शायद आई वॉज द अनवांटेड चाइल्ड, शायद मेरे पेरेंट्स मुझे शायद नहीं चाहते होंगे बीइंग अ फोर्थ चाइल्ड। वो मैंने जो अपने अंदर एक बिलीफ पाला हुआ था उसको वैलिडेट करने का मुझे बहुत ही सुंदर मौका मिला जब डॉक्टर न्यूटन ने कहा कि आपने जो भी अनुभव आप करते हैं उन अनुभवों को आप ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए अपने अंतर्मन पर, विश्वास कीजिए अपनी सबकॉन्शियस पावर पर। और ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। और ये मेरे लिए और भी इस 2 दिन की वर्कशॉप में एक और भी बहुत अच्छा उन्होंने एक्सरसाइज करवाई थी, जिसमें अपने ऑब्जेक्ट्स, हमने 2 स्ट्रेंजर्स बने बैठे ऑपोजिट और हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स एक्सचेंज किए। और ऑब्जेक्ट्स एक्सचेंज करने के बाद हमें कहा गया 3 मिनट के बाद में आप देखिए आपको उस सेकंड जो बंदा है उसके बारे में क्या पता चला। और जो मुझे अनुभव हुआ था, मेरे सामने जो बैठे थे, मैंने जो भी देखा था उनके बारे में, वो सब कुछ जब मैंने उनको बताया, ही वॉज सो हैप्पी कि मैडम आप जो बता रही हैं वो 100% 100% सही है, और आप जाकर प्लीज़ डायस पे अपना ये एक्सपीरियंस शेयर कीजिए क्योंकि जो भी आपने बताया है वो बिल्कुल सही है। और जब मैं गई और मैंने ये एक्सपीरियंस सबको बताया, डॉक्टर न्यूटन को बताया, तब उन्होंने बहुत प्यारी बात कही, जब हम 3 मिनट के अंदर किसी स्ट्रेंजर को उसकी लाइफ में झांक सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो क्या हम अपने बारे में, अपनी ही ज़िंदगी के बारे में हम नहीं जान सकते? हमारे अंदर वो इनर पावर है, वो फैकल्टी है, वो इनफाइनाइट पोटेंशियल है हमारे अंदर। जब हम अपने ही अंदर जाकर अपनी पास्ट लाइफ के साथ कनेक्ट करके अपनी करंट लाइफ की हर सिचुएशन को बदल सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं। ये मेरे लिए लाइफ चेंजिंग था राधिका, क्योंकि वो जो पेन मेरे बैक में, कमर का दर्द था, वो दर्द मैं उसके साथ रिलेट कर रही थी इस पास्ट लाइफ को। और मैंने तब अपनी पूर्व जन्म को देखा और उस पूर्व जन्म में मैंने जाना इस दर्द का कारण क्या था। मेरे थायराइड का, जिसकी 15 साल से मैं दवाइयाँ खा रही थी, मुझे बहुत यंग जल्दी थायराइड हो गया था। सो उस थायराइड का क्या रीज़न था, तब मैंने पहली बार जाना और समझा किस तरह अपने इमोशंस को सप्रेस करने से, अपने, जब हम नहीं बोल पाते, जब हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते और अंदर ही अंदर घुटते हैं, अपने मन की बात नहीं कह पाते, तो किस तरह हम बीमारियों को अपने शरीर में इनवाइट कर लेते हैं। और ये मैंने थायराइड को हील किया और मैंने अपनी इस कमर के दर्द को इस वर्कशॉप के बाद सही किया। एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू से दिस राधिका, वो जो कमर का दर्द, वो जो टेल बोन पे, लास्ट पॉइंट पे उठा था, मुझे तब समझ में आया वो कुंडलिनी जागरण, जिसको महाकुंडलिनी जागरण कहा जाता है, ये वो पेन था, ये वो जागरण हुआ था, ये उसका दर्द था। और उसके बाद जो अवेकनिंग हुई, जो नई नई बातें खुली, नए एवेन्यूज़, नई डायमेंशंस मेरे लिए खुली, अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, अपने लाइफ पर्पस को पहचानने के लिए, वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग था राधिका। और मैंने वो कमर के दर्द को दोबारा फिर कभी मुझे वो दर्द नहीं हुआ। उसी समय उन 2 दिन की वर्कशॉप में ही वो पेन हमेशा के लिए चला गया था। ये जो अबॉर्शन शब्द था, ये क्यों आ रहा था बार बार ये शब्द? यस, जब ये शब्द मुझे आया तो उन्होंने ये भी कहा, अगर आप इसको वैलिडेट करिए, अपनी मदर से बात कीजिए। सो मुझे इतनी पेशेंस भी नहीं हुई कि मैं घर जाने का वेट करती। मैंने वहीं वर्कशॉप के बीच में ही लंच टाइम पर अपनी मम्मी को कॉल किया और मैंने मम्मी से पूछा, मैंने कहा मम्मी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या आप मुझे अबॉर्ट करना चाहती थी? क्या आप नहीं चाहती थी कि 4th बेबी हो आपका? और ये कहते हुए मैंने बड़ा उदास भी थी
और जब मैं, क्योंकि मुझे ये था, मतलब क्योंकि मैंने इतना स्ट्रॉन्ग मैं उस बिलीफ को लेके चल रही थी कि ये बात ही पक्की, यही बात है। मम्मी शायद मुझे 100% अबॉर्ट करना चाहती होंगी, 2 बेटी 1 बेटा था, फिर चौथे बच्चे की और ज़रूरत भला क्यों होगी उनको। पता नहीं कहाँ से ये मन में आ गया था ये बात, जिसने मेरे अंदर घर कर रखा था। और जब मैंने मम्मी को पूछा, मैंने कहा मम्मी आप मुझे अबॉर्ट करना चाहती थी ना, सो मम्मी ने कहा तुम मुझसे ये बात क्यों पूछ रही हो। मैंने कहा मम्मी मैं प्लीज़, आप मुझे, मैं जानना चाहती हूँ, आप मुझे प्लीज़ सच बताओ। सो मम्मी ने कहा बेटा ये कुछ ऐसा है जो मैंने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं किया। हाँ मेरे 2-3 अबॉर्शंस हुए थे, बट वो अबॉर्शन तुम्हारे लिए नहीं थे, वो तुम्हारे होने के बाद तब मुझे अबॉर्ट करना पड़ा, नोइंग यू आर अ वीक चाइल्ड। क्योंकि मैं फिज़िकली वीक थी, कमज़ोर थी, मेरे पैरों में चलने की शक्ति नहीं थी। तो मेरा ध्यान रखने के लिए, मैं कमज़ोर ना रह जाऊं, मुझे एक आत्मनिर्भर बनाने के लिए उस समय मेरी मम्मी को इस प्रोसेस से, कुछ अबॉर्शंस के, इनसे, इस प्रोसेस से गुजरना पड़ा जो उन्होंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया था। और मुझे उस दिन ये समझ में आया कि मेडिटेशन में चमत्कार हैं, होते हैं चमत्कार, और पास्ट लाइफ से भी हम अपने उन दर्दों को, उस वॉइड्स को जो हमने अपने अंदर घर कर रखे हैं ना, उनको भी हम कैसे हील कर सकते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए कि जो मैंने अपने अंदर इन कॉम्प्लेक्सेस को बिठा रखा था, अपने आप को समझ रखा था इस तरह का कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे अंदर मैं शायद मैं कुछ करने के लायक नहीं हूँ, मैं पब्लिकली बोल नहीं सकती, मेरे कॉन्फिडेंस की वाट लगी पड़ी थी। तो वो मैं कर पाई उस समय ये समझ कर कि नहीं, मेरी मम्मी मुझको इतना प्यार करती थी, ये मेरी ही प्रॉब्लम है, मेरा ही अपना ही ये थॉट है जिसको मुझे ख़त्म करना था। और वो मैं कर पाई, उस बिलीफ को वहाँ मैं ख़त्म कर पाई। एंड मैंने अपने विचारों की शक्ति को पहचाना कि कैसे हम अपने विचारों को बदल कर, अपने इन विचारों को, अपने वो जो ओल्ड बिलीफ्स हैं अपने माइंड के, जिनको हमने बना रखा है ना, ये समझ रखा है कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, लड़कियां इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, लड़कियां रो नहीं सकती, लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं कर सकती, वो सारे के सारे वो जो हमारे बिलीफ थे उनको मैंने तोड़ा। और उससे मैं आगे बढ़ के, उस दीवार को गिराकर मैं आगे बढ़ पाई और मेरी ये स्पिरिचुअल जर्नी और आगे बढ़ पाई। और तब मैं अपनी लाइफ के पर्पस से समझकर इस दायरे को, इस अपने आप से निकलकर बाहर ये समझ पाई कि ये जन्म सिर्फ मेरे लिए तो नहीं है, ये लाइफ मुझे सिर्फ मेरे लिए नहीं मिली, ये जीवन का कुछ बहुत बड़ा और कोई गहरा एक उद्देश्य है जिसे पूरा करने के लिए मैं आई हूँ। और ये इतनी क्लैरिटी मेरे अंदर आई जिसने एक नई कविता को जन्म दिया। और वो कविता आप सबके सामने है जो दूसरों के लिए जीती है। कविता जी, पत्री सर के साथ आप लद्दाख भी गई, कैसा रहा आपका लद्दाख का अनुभव? ये कुछ ऐसा था राधिका, मतलब सर साल में एक बार, जैसे सर का है, उनका हर स्टेट में सर जाते हैं, तो उड़ीसा भी साल में सर एक बार विजिट करते हैं। पर एक बार से, और या मैं GCSS में कई सालों तक रेगुलर गई, या महाचक्रम में, ध्यान महाचक्रम में, तो पर सर से मिलने की इच्छा इतनी ज़्यादा रहती है ना कि लगता है हम और ज़्यादा मिलें। हर बार उनसे जब मिलते हैं कुछ नया सीख कर आते हैं, और उनकी हर बात वो जीवन पे कुछ ऐसा इम्पैक्ट छोड़ती है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और मैं उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनती हूँ, क्योंकि उनकी बातों में इतना सारपूर्ण, इतना अच्छा मैसेज होता है। अगर हम उनको ध्यान दें उन चीज़ों पर और उनको इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में, तो वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब ये लद्दाख का आया हमारे पास, तो मेरे को ये रहा कि मेरे को लद्दाख जाना है सर से मिलने के लिए ज़रूर। और मैं जबकि पहले 2012 में लद्दाख गई हुई हूँ, पर फिर भी मेरा दोबारा जाने का मन था। मैं सर के साथ भी वहाँ जाना चाहती थी। और इतनी सुंदर, इतनी प्यारी जगह है वहाँ। मैं और मेरी डॉटर दिव्या, हम दोनों लद्दाख गए। पहली बार जब ये सर का लद्दाख विज़िट था, शास्त्री जी और अराउंड नॉर्थ इंडिया से 30-40 और भी अपने PSSM मास्टर्स थे जो साथ में गए थे। और बहुत प्यारी जर्नी थी वहाँ, हम लोगों ने बहुत अच्छा ध्यान भी किया। और पत्री सर की कॉटेज के नेक्स्ट कॉटेज मेरी कॉटेज थी। मैं जब सर से मिलने के लिए गई, तो जैसे सर का अपना यूजुअल स्टाइल है ना,
सर आंखों में आंख डाल करके जैसे, और मैडम जी क्या चल रहा है आजकल? तो मैंने कहा सर नथिंग ग्रेट, जस्ट लाइक अ स्मॉल ड्रॉप इन द ओशन, आई एम ट्राइंग टू फुलफिल माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बाई टीचिंग चिल्ड्रन। और यही तो अभी बड़ा तो भी फ़िलहाल यही मैं कर रही थी, और बाकी कुछ ऐसा कोई ग्रेट काम नहीं कर रही थी। सो सर ने बहुत डीपली मेरी आंखों में देखा और कहा, वाई ड्रॉप इन द ओशन, यू आर द ओशन इन द ड्रॉप। एंड आई वॉज स्टन्ड, आई वॉज जस्ट मेस्मराइज्ड कि सर ये क्या कह रहे हैं, आई एम द ओशन इन द ड्रॉप। कितना मीनिंगफुल और कितना गहरा अर्थ है इस बात का कि हर आत्मा अपने अंदर एक सागर जैसी अनंतता समाये हुए है, और हमारे अंदर वो इनफाइनाइट पोटेंशियल है। और वो बात ने मुझे इतना टच किया, मुझे इतना अच्छा लगा ना कि मैं बता नहीं सकती। और बस उसके बाद फिर सर ने कहा हम लोग मेडिटेशन करेंगे, तो सर के ही रूम में हम लोगों ने ध्यान किया। सो हम 2-4 जने ही थे, कुछ शास्त्री जी, मैं और हम 3-4 जने आई थिंक थे। सो हम लोगों ने ध्यान किया, और ध्यान करने के बाद सर ने अपनी फ्लूट बजाई, हम लोग मेडिटेशन कर रहे थे। सो मुझे उस मेडिटेशन में एक अनोखा अनुभव हुआ। मुझे ऐसा हुआ कि मेरे सामने वो जो पहाड़ थे, हिमालय नज़र आ रहा था सामने से, बहुत सुंदर सेंटर है वहाँ पर, जो बोधि इंटरनेशनल सेंटर है, हम वहाँ गए हुए थे, वहीं रुके हुए थे। सो सामने हिमालय की रेंजेस नज़र आ रही थी, बहुत खूबसूरत। तो मुझे अचानक बंद आँखों में मैं जो देख रही हूँ ध्यान के अनुभव में, मेरे सामने उन हिमालय के उन पहाड़ों में से हज़ारों मॉन्क्स निकल कर जैसे झांक झांक कर के देख रहे हैं और हम तक आ रहे हैं। बोले ये क्या हो रहा है यहाँ पर? सो मैंने उनको कहा ये हम पिरामिड ध्यान है, और ये म्यूज़िकल ध्यान है जो हम नेचर में करते हैं। सो ये हमारे PSSM का है कि हम म्यूज़िकल मेडिटेशन, फुल मून मेडिटेशन, नेचर मेडिटेशन, पिरामिड मेडिटेशन, ये हम करते हैं, और इससे हम फ़ायदा उठाते हैं, इनकी एनर्जीज़ को हम अपने अंदर आत्मसात कर पाते हैं। सो उन्होंने कहा पर हम तो पिरामिड की हमें क्यों ज़रूरत है, हम तो जो ये नेचुरल पिरामिड है, ये पहाड़ जो हैं ये नेचुरल पिरामिड है, इनमें रहते हैं और हज़ारों सालों से हम यहाँ तपस्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप हमारे साथ आकर आज ये म्यूज़िकल मेडिटेशन, पिरामिड मेडिटेशन भी कीजिए। सो तब मैंने देखा कई सोल्स उस कमरे में आकर के वहाँ बैठ गई, और बहुत सारे लोग आकर, वो मॉन्क्स जो है आके बैठ गए हैं वहीं पर, और वो सब ध्यान कर रहे हैं। और जाते समय उन सब ने मुझे बहुत थैंक्स किया। उन्होंने कहा ये आज हमने आपसे एक नई चीज़ सीखी है, और ये बहुत बहुत हमें पसंद आया, हमें बहुत अच्छा लगा, और हम लोग चाहते हैं यहाँ पर एक पिरामिड हो। सो जब मेडिटेशन ख़त्म हुआ और सर ने पूछा मुझसे कि मैडम क्या अनुभव रहा आपका आज का, तो मैंने सर को ही बताया कि सर मुझे इस तरह से कई मॉन्क्स नज़र आए, और वो भी चाहते हैं कि यहाँ हमारा पिरामिड, जो मैंने उनको बताया कि हमारे के पिरामिड स्ट्रक्चर जो है ये स्पेशल फीचर्स लेकर है, और ये कैसे कॉस्मिक एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करता है। नेचुरल डेफिनेटली ये जो माउंटेन्स हैं ये नेचुरल पिरामिड जैसे ही हैं, बट पिरामिड के जो एक पर्टिकुलर एंगल के साथ जब हम ध्यान करते हैं तो वो कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और कैसे उन्होंने कहा कि यहाँ ध्यान हमारे लिए भी पिरामिड होना चाहिए ध्यान के लिए। सो उसके बाद हम शाम को ही 4 बजे मैं, पत्री सर और शास्त्री जी और भिक्खु संघसेना जी, हम चारों उनके वहीं पर चाय में डिस्कशन था, हम चारों वहाँ पर थे, और वो बहुत सुंदर डिस्कशन था जब हम सब बात कर रहे थे। और पत्री सर ने मुझे कहा कि मैडम आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, बताइए इनको कि आपको आज क्या नज़र आया। तो मैंने उन्हें बताया, और भिक्खु संघसेना जी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा वाई नॉट, वी कैन डेफिनेटली हैव पिरामिड हेयर। और उन्होंने इमीडिएट हाँ की, पत्री सर ने क्लैप्स किए और कहा कि यहाँ पर बहुत जल्दी हमारा पिरामिड होगा। और वो जो एस्ट्रल वर्ल्ड में जो फिज़िकली हमको विजिबल नहीं है, वो सोल्स भी किस तरह ध्यान के माध्यम से, पिरामिड के माध्यम से एस्ट्रली भी कनेक्ट होकर कैसे इस अर्थ की एनर्जीज़ को एलिवेट करती हैं, ये काम भी PSSM के मास्टर्स, PSSM पत्री सर कितनी बखूबी निभा रहे हैं। ये बात भी हमने लद्दाख में सीखी और ये जानी, और आज हम सब जानते हैं वहाँ बहुत खूबसूरत एक पिरामिड ऑलरेडी आ चुका है। उसके लिए आई एम सो थैंकफुल टू ऑल दोज एस्ट्रल मास्टर्स, टू ऑल द PSSM मास्टर्स, स्पेशली शास्त्री जी,
जिनका उनका भी ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, और उनके साथ भी मुझे बहुत प्यारे अनुभव रहे। हमेशा उन्होंने मुझे अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट किया, और हमेशा फ़ोन में बात करके जब भी कुछ होता था वो मुझे बताते थे कि मैडम अभी ये चल रहा है या ऐसा हो रहा है। श्री कृष्ण भगवतम एक अद्भुत पुस्तक। भागवत को पूरी दुनिया ने एक अभूतपूर्व तोहफा माना है उस दुनिया से। आपने उसका भी अनुवाद किया पत्री सर के साथ, क्या अनुभव था उसका? ये मेरे लिए भी बहुत बड़े ना सरप्राइजिंग था, क्योंकि मैंने कभी मैं सोच नहीं पा रही थी कि मुझको ये काम मुझे देने वाले हैं। जब हम लद्दाख से वापस आए ना, तो आशा दी के घर में क्लास थी, बहुत सारे मास्टर्स, 40-50 मास्टर्स आए हुए थे, और मैं किसी से बात कर रही थी। आई थिंक सर ने मुझे इशारे से कहा कि आप मौन में रहिए, अभी बात मत कीजिए, जो इस एनर्जी को आप लेकर आए हैं हिमालय से उसको अपने अंदर रिटेन करके रखिए। और फिर उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया और अंदर, और ये किताब पढ़ने के लिए दी। वो रॉ फाइल थी उसकी, हिंदी की, और उन्होंने, सर ने मुझे कहा आप इसको पढ़िए और पढ़ के अपना रिव्यू दीजिए। सो थोड़ी देर के बाद मैं तैयार हो रही, तो मेरे को ढूंढा जा रहा है, कविता मैडम का है, कविता मैडम का है। सर ने बुलाया हुआ सबके सामने, सर ने एक पेपर पे लिख कर के मुझे दिया कि मैडम ये किताब कृष्ण भागवतम आपके द्वारा कंप्लीट होनी है, और जो भी आपको कमी महसूस होती है इसको आपको पूरा करना है। और मैं इसको अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानती हूँ, क्योंकि मुझसे सर ने पूछा था आपने भागवतम पढ़ी है क्या, तो मैंने कहा था सर नहीं पढ़ी है। और उसको पढ़ने का शायद मैं दोबारा उसको पढ़ पाती भी या ना पढ़ पाती, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि अपने इतने बिजी शेड्यूल के बीच में किताब को इतनी बारीकी से पढ़ना और उससे ध्यान से रिलेटेड उन श्लोकास को पढ़ना जो हम सबके लिए, ध्यानियों के लिए कितने महत्वपूर्ण है ना राधिका। सो वो किताब के लिए सर ने मुझे चुना, और इस बहाने मुझे उसको स्टडी करने का मौका मिला, अध्ययन करने का मौका मिला। वो 4-5 महीना मैं रात को, मेरा क्योंकि वर्किंग हूँ तो पूरा दिन मेरा फैमिली में, ऑफिस में, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में पूरा दिन निकल जाता है। तो इस किताब का काम करने के लिए रात को डिनर के बाद, जब सब सो जाते थे घर में, 11 बजे मैं स्टार्ट करती थी, और 2-3 बजे 4 बजे तक मैं इस पर काम करती थी। और इसको जितनी करेक्शंस पूरी लाइन बाय लाइन करना, और अपने इंसाइट्स को डालना, और कहीं कहीं वो जो उपनिषद और वेदों से वो जो ज्ञान कुछ थोड़ा मैं हासिल कर पाई हूँ, उस इंसाइट को भी मैंने उसमें डालने की कोशिश की है। उस किताब को मेरे को करेक्शन करने के लिए फिर सर ने कहा था आप रायपुर में जाकर शैलेंद्र जैन जी के ऑफिस में इसको करवा दीजिएगा। तो मैं 3 दिन के लिए रायपुर गई, और वहाँ जाके शैलेंद्र जी के ऑफिस में मैंने उस किताब को पूरा, जो एडिट का काम था वो पूरा मैंने उनके ऑफिस में बैठ के उनका काम करवाया, और वो करके मैं वापस आई, और इस तरह वो किताब कंप्लीट हुई। तो और बचपन से मैंने ये जाना कि जो मॉरल वैल्यूज़, जो चरित्र निर्माण के लिए एक बच्चे में एक गुण, एक विशेषताएं होनी चाहिए, उसको कैसे एक किताब में पिरोऊं, ये मेरी मंशा थी। कि मैंने जब ये अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की थी 2010 में, तब मुझे ये समझ में आया था कि जैसे मेरे लिए हर बार बाहर जाना और नए मास्टर्स की एनर्जी से कनेक्ट होकर अध्यात्म के नए पाठों को, नई डायमेंशंस को जानना ज़रूरी है, और मैं बार बार बाहर नहीं जा सकती, और मेरे मन के प्रश्नों को शांत करना मैं चाहती थी, मैं और नया सीखना चाहती थी।